इस वीडियो में भारी भाषा का प्रयोग हुआ है। कृपया ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा लें। धन्यवाद। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक गूगली की तरह है, जिसे सुनकर आप बोलेंगे अब आपने अनप्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स के नुकसान तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम उनके फायदों के बारे में बात करेंगे। न जाने कितनी ही बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कोई लौड़ा लहसुन स्टार्टअप ने अपने थर्ड फंडिंग राउंड में इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की भीख, मेरा मतलब है कि फंडिंग उठाई और अब उसका वैल्यूएशन कुछ इतने मिलियन डॉलर्स हो गया है। यही नहीं, ऐसे स्टार्टअप मार्केट में कुकुर मुत्ते की तरह फैले हुए हैं और ये सब साले खूब सारी फंडिंग उठा के बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब शुरू होने के बस कुछ ही साल बाद इन्होंने खूब सारे एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया होता है, मल्टीपल लोकेशन पे ब्रांचेस खोल ली होती हैं, हर जगह इनके एड्स चल रहे होते हैं और कस्टमर्स को दबोचने के लिए ये खूब सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी देते हैं। और इन सभी में एक बात बहुत कॉमन होती है कि ये सारे स्टार्टअप्स लॉस में होते हैं, वो भी कई सालों तक। इनफैक्ट कुछ के तो IPOs भी आ गए, लेकिन अभी भी वो लॉस में ही हैं और यहीं पर इन्हें बहुत गरियाया जाता है, जैसा कि हमने गरियाया था अपनी इस वाली वीडियो में जो यहाँ आई बटन पर है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब इनका कोई रेवेन्यू मॉडल तो है नहीं, बस फंडिंग के बूते ही चल रहे होते हैं और ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है। इन स्टार्टअप्स में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक टॉक्सिक वर्क कल्चर या फिर एम्प्लॉयज़ की मास फायरिंग टू कट कॉस्ट। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद आज हम इन स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सो द 8 बेनिफिट्स ऑफ अनप्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स आर एज फॉलोज। द पॉइंट नंबर 1 इज यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टर्स मनी। इस दुनिया में बहुत से अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और अगर वो चाहें तो वो उस पैसे को बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बैंक की एफडी में 6 से 7% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा नहीं और उन्हें इतना कम रिटर्न चाहिए भी नहीं। उनको तो 10 से 20 गुना रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पे। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब वो पैसा एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर लगे, जैसे कि एक इनोवेटिव और डिस्रप्टिव बिजनेस, फिर भले ही वो स्टार्टअप लॉस में क्यों ना हो। तो इन स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी करोड़ों रुपए इन इन्वेस्टर्स के पास हैं वो फाइनली मार्केट में एंटर होते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट इन अ स्टार्टअप और इससे पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ती है और इन इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है, यानी सबका साथ और सबका विकास। अब जरा सोच कर देखो कि अगर यही पैसा बैंक अकाउंट में रहता तो इससे ना तो इन इन्वेस्टर्स का उतना फायदा होता और ना ही पूरे देश का। पॉइंट नंबर 2 इज जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है तो वो उस पैसे से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, तो इस स्टार्टअप कल्चर से देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। अभी ज़रूरी नहीं कि जॉब्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो या उसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिले। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लोग स्विगी या फिर जोमेटो में एज डिलीवरी पार्टनर्स काम करते हैं, ना तो उसमें पैसे बहुत अच्छे हैं और ना ही ऑन द जॉब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन नल्ले बैठने से तो यही जॉब अच्छी। सबसे अच्छा तो उन लोगों के लिए है जो अभी फ्रेशर हैं, क्योंकि बिना वर्क एक्सपीरियंस के जल्दी कहीं जॉब नहीं मिलती। और अगर किसी ने एक स्टार्टअप में 6 महीना या फिर 1 साल में जॉब कर ली तो अब उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है जिसे दिखाकर वो आगे बेटर जॉब ले सकता है। ऑल्दो इन स्टार्टअप्स में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मास फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, लेकिन ये तो बड़ी बड़ी ट्रिलियन डॉलर कंपनीज भी करती हैं, तो इसके लिए हम इन स्टार्टअप्स को ब्लेम नहीं कर सकते। इनफैक्ट बायजूस, जो एक टाइम पर इंडिया का मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप था एट अराउंड $22 बिलियन, वहाँ पर कई बार रिपोर्ट किया गया कि कंपनी में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और अगर वो पेरेंट्स को प्लान नहीं बेच पाते थे तो फिर उनको कंपनी में गालियाँ तक सुननी पड़ती थी या फिर उन्हें बिना किसी वजह के निकाल भी दिया जाता था। वहीं वो गिग वर्कर्स जो अर्बन कंपनी के लिए काम करते थे, उन्होंने बार बार देश के कई शहरों में प्रोटेस्ट किया है कंपनी के बिहेवियर और लो पे को लेकर। टू सम इट अप, ये बात सच है कि एक स्टार्टअप में काम करना माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग, लेकिन कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जहां पर ये सब बकचोदियाँ नहीं होती हैं और ये स्टार्टअप्स हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्योंकि ये लाखों लोगों को जॉब्स देते हैं तो इनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को हमें एक्नॉलेज करना ही होगा। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज जनरेट सेंट्रल इनकम। जब एक स्टार्टअप रैपिडली एक्सपैंड करता है तो वो मल्टीपल लोकेशंस पर अपनी ब्रांचेस खोलता है और जब देश भर में बहुत सारे शोरूम्स और वेयर हाउसेस खुलते हैं तो इससे बहुत सारी रेंटल इनकम या बोले तो किराए भाड़े की इनकम जनरेट होती है और बहुत से प्रॉपर्टी ओनर्स जो ऑलरेडी अमीर होते हैं वो और भी ज़्यादा अमीर बनते हैं। अब अगर ये स्टार्टअप्स फंडिंग उठाकर इतनी तेज़ी से एक्सपैंड नहीं करते तो वो सारे शोरूम्स और वेयर हाउसेस खाली ही रहते, तो फिर क्या घंटा रेंटल इनकम जनरेट होती। पॉइंट नंबर 4 इज जनरेट्स एड इनकम। जब ये स्टार्टअप्स रैपिडली एक्सपैंड करते हैं तो ये पेल कर बड़ी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन्स भी चलाते हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले और इन एड्स को बनाने के लिए एड एजेंसीज को ठेका दिया जाता है, जिससे बहुत सी एड एजेंसीज पैसे कमाती हैं। यही नहीं, एड एजेंसीज के साथ साथ बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अच्छा पैसा पेलते हैं जब वो किसी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं। इसके साथ साथ जब कोई ऐड किसी सोशल मीडिया साइट पर चलता है तो वो सोशल मीडिया कंपनी भी अच्छा पैसा कमाती है, तो चाहे कोई कुछ भी कहे, इस स्टार्टअप की वजह से बहुत से लोग पैसा छाप रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 इज ह्यूज ऑफर्स फॉर कस्टमर्स।
जब एक स्टार्टअप को कस्टमर्स एक्वायर करने होते हैं तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो पेल कर खूब सारे डिस्काउंट्स, कूपन्स और बहुत से ऑफर्स देता है, जिससे बहुत से लोगों को कुछ नया ट्राई करने का मौका मिलता है, वो भी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो हम जितना चाहे उतना इन स्टार्टअप्स को क्रिटिसाइज कर लें कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर सिर्फ फंडिंग के दम पर चलते हैं, लेकिन जब बारी आती है बिग बिलियन डेज या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की, तब हमारी सारी क्रिटिसिज्म चली जाती है घुइयों के खेत में और हम गांड फैला के शॉपिंग करने बैठ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 इज इंक्रीज्ड टैक्स रेवेन्यूज। जब देश में एक स्टार्टअप कल्चर होगा और बहुत से स्टार्टअप फंडिंग लेकर रैपिडली एक्सपैंड करेंगे और कस्टमर्स को बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करेंगे, तो फिर बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होंगे और ऑलमोस्ट सारे ही ट्रांजैक्शंस में सरकार को टैक्स मिलेगा। तो किसी का फायदा हो या ना हो, सरकार का तो बहुत फायदा होगा। अब इसे कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक। पॉइंट नंबर 7 इज एंटरप्रेन्योर्स गेट रिच। अब जितने भी एंटरप्रेन्योर्स इन स्टार्टअप्स के फाउंडर्स या फिर सीईओज होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर वो फेल हो गए और स्टार्टअप बंद हो गया तो उनका वो एक्सपीरियंस उन्हें आगे चलकर काम आएगा और इस बात की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आगे चलकर सक्सेसफुल होंगे। और अगर वो सक्सेसफुल हो गए तब तो क्या ही कहने, क्योंकि अब उनके पास पैसा है, फेम है और रिस्पेक्ट भी है, हाँ, जिसके चलते वो फ्यूचर में दूसरा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं या वो यंग एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर भी कर सकते हैं। और तो और वो खुद एक इन्वेस्टर बनके स्टार्टअप कल्चर को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक जैसा कि आपने शार्क टैंक में पीयूष बंसल या फिर अमन गुप्ता जैसे एंटरप्रेन्योर्स को देखा होगा, जिन्होंने खुद दूसरे से फंडिंग लेकर अपने बिजनेसेस को खड़ा किया और अब उनके पास इतना पैसा है कि वो खुद अब दूसरों को फंडिंग देते हैं। और अगर हम एक सेकंड के लिए पैसों को साइड में रख दें तो एक स्टार्टअप चलाते टाइम जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलता है वो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। और जब आप थोड़े फेमस हो जाते हो, मतलब किसी मैगजीन के कवर पेज पर आ जाते हो या फिर आपके इंटरव्यूज़ टीवी पर एयर होते हैं, तो इससे आपका पर्सनल ब्रांड भी बनता है जिसको आप चाहे जैसे वैसे मोनेटाइज कर सकते हो। तो अगर आगे चलकर आप एक बुक लिखते हो जैसे कि अश्लील रोवर ने लिखी थी, तो उसके बिकने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। Now the 8th पॉइंट इज चेंज कंज्यूमर बिहेवियर। इन स्टार्टअप्स का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के दम पर ये कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट जाकर खाना पैक नहीं कराते, वो सीधा जोमेटो या फिर स्विगी पर जाते हैं और वहीं से ऑर्डर कर लेते हैं। खाना खुद 20 से 25 मिनट में घर आ जाता है। अब ऑर्डर रिक्शा वाले से मोल भाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही ओला या उबर मंगा लो और अगर होटल बुक करना है तो फिर होटल कैसा होगा ये सोचने के बजाय सीधा ओयो पर देख लो। अब केमिस्ट की दुकान खाली होने का इंतजार करने के बजाय सीधा ब्लिंकिट से कॉन्डम ऑर्डर कर सकते हो। सो यू सी, इन स्टार्टअप्स ने हमारा कंज्यूमर बिहेवियर बदलकर हमारी लाइफ कुछ हद तक पहले से ज़्यादा आसान कर दी है। जिस काम को करने में पहले बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता था, आज वही काम चुटकियों में हो जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं, लेकिन वो तो हमेशा रहेंगी। अब जरा एक मिनट सोच कर देखो कि अगर इन स्टार्टअप्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाना होता तो ना ही वो इतनी तेज़ी से एक्सपैंड कर पाते और ना ही इतने सारे लोगों को इस तरह से इम्पैक्ट कर पाते। लेकिन अगर हम कुछ टाइम के लिए प्रॉफिटेबिलिटी को भूल जाएं तो फिर वी एज अ सोसाइटी कैन अचीव अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन अमेजॉन एंड उबर जैसी कई कंपनीज थी जिन्होंने कई सालों तक प्रॉफिट नहीं कमाया था, लेकिन अपनी इनोवेशन के दम पर वो आज अपनी इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। और यही ट्रेंड हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। बहुत से स्टार्टअप्स, फॉर एग्जांपल ओला, जोमेटो, पेटीएम एंड मेनी अदर्स अभी भी लॉसेज में हैं, लेकिन अगर ये टिके रहे तो इन द नियर फ्यूचर ये सभी प्रॉफिटेबल जरूर हो सकते हैं। ऑल्दो इस प्रोसेस में बहुत से स्टार्टअप्स फेल भी होंगे और इन्वेस्टर्स को खूब लॉसेज भी होंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत चल जाएंगे उससे इन्वेस्टर्स को इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि वो उनके सारे लॉसेज को कवर कर लेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही बिजनेसेस फंडिंग लेकर प्रॉफिटेबिलिटी को भूल जाएं और फेल कर बस एक्सपैंड ही करें। सच तो ये है कि हमें देश में उन स्टार्टअप्स की भी ज़रूरत है जिनका इम्पैक्ट सोसाइटी पर बहुत बड़ा होता है, और हमें उन स्मॉल बिजनेसेस की भी ज़रूरत है जो बिना फंडिंग के ऑपरेट करते हैं लेकिन प्रॉफिटेबल हैं। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तब जाकर पूरे देश की इकॉनमी आगे जाएगी और सबको फायदा होगा।